तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक मोमेंट कैरी कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम का। अगर आप ये समझ गए तो आप वन ऑफ द रेयर स्टूडेंट्स में आ जाएंगे जो इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए लेक्चर के एंड तक। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन। तो इस लेक्चर में होगा क्या कि हम लोग के जो प्रीवियस डाउट है, पहले लेक्चर के और दूसरे लेक्चर के जो भी डाउट होंगे सारे वो सब क्लियर होंगे। जैसे आपका डाउट अभी तक बना होगा कुछ डाउट रिलेटेड, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि मैंने इस आइडियल प्लास्टिक मटेरियल का जो कर्व दिखाया था मैंने, उसमें ये शुड नॉट बी लेस देन 6EY, ये क्या था। प्लस जब मैं RCC और स्टील बीम्स का जिक्र कर रहा था तो उसमें ये स्ट्रेन स्टील बीम में 5 to 6EY स्ट्रेन आ रहा था, ऊपर का टॉप फाइबर का स्ट्रेन, और इसके इंटरमीडिएट कहीं बीच में EY आ रहा था, और ये Y शुड इक्वल टू लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये चीज़ पूरा इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। और ये स्ट्रेस डायग्राम ऐसा क्यों आता था स्टील बीम में, तो ये सब अभी इस लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल उसी बीम का उठा के लेंगे जिस बीम को मैंने दिखाया था। जैसे कि ये बीम है, बीम को दो साइड से सपोर्ट दिया गया है, इधर से इसे दो साइड से सिंपली सपोर्टेड है बीम, ये ठीक है। यहाँ से लोडिंग आ रहा होगा, तो सेम एग्जैक्टली इसी फिगर में उसी तरह जैसे कि ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इसके पास। तो उसी तरह जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में दिखा रखा था यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा बीम, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन उस बीम का, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये देखिए दो साइड से सिंपली सपोर्ट है, और उसके बाद बीच में लोडिंग लग रहा है। आइए लोडिंग, प्लेन ऑफ लोडिंग जो होगा वो क्रॉस सेक्शन के सिमेट्रिकल होगा, ऐसा एजम्पशन में हमने देख चुका है। ये हो गया क्रॉस सेक्शन इसका। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस इसका। न्यूट्रल एक्सिस क्यों है? न्यूट्रल एक्सिस इसलिए है क्योंकि यहाँ इस एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। ये सोम का टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टील में कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, मतलब ये बीम कितना मैक्सिमम मोमेंट टिल फेल्योर बियर कर पाएगा, ये चाहिए होता है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। अभी इसके बारे में डिटेल में भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बर्नौली असम्पशन से आता है, ये लीनियर होता है क्योंकि। तो ये ऊपर मैंने दिखा रखा है एप्सिलॉन C, नीचे मैंने दिखा रखा है एप्सिलॉन T। ये सबसे टॉप फाइबर का ये टॉप फाइबर सबसे कंप्रेशन में है तो उसका स्ट्रेन है, और ये बॉटम फाइबर टेंशन में है तो ये उसका स्ट्रेन है। इसके जस्ट बगल वाला डायग्राम जो स्ट्रेस डायग्राम है। अब देखिए ध्यान से, ये स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर है एज कंपैरिजन टू स्ट्रेन डायग्राम। मतलब स्ट्रेन डायग्राम भी जैसे लीनियर आ रहा है उसी तरह ये स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर आ रहा है एग्जैक्टली एकदम। और टॉप फाइबर पे स्ट्रेस कुछ FC=FY/FS दिखा रखा है, और नीचे FT है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस है, ऊपर वाला कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये FC/FY/FS जो ये कंसेप्ट है ना, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसी के बारे में पूरा डील कर रखा था। ये FC जो है ना, ये परमिसिबल स्ट्रेस है, ये FY जो है ना इल्ड स्ट्रेस है, इल्ड स्ट्रेंथ, ये परमिसिबल स्ट्रेंथ। तो ये क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा था कि जब भी स्ट्रेंथ का बात, जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात है तो स्ट्रेंथ सामने आता है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ आप कितना ले रहे हैं, कितना एज्यूम कर रहे हैं। उसका स्ट्रेंथ कुछ और होगा, आप ले रहे हो कुछ और। जैसे कि उसका स्ट्रेंथ FY है जो कि इल्ड स्ट्रेंथ के बराबर है, और आप उस स्ट्रेंथ को उसके FC ले रहे हैं, मतलब कि कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में दिखा रखा था ना, प्रीवियस क्लास में मैंने बता रहा था कि उसका स्ट्रेंथ कुछ 200 था, लेकिन मैंने पहले डिजाइनिंग में स्ट्रेंथ को 100 मान रखा था। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है ना, आपका यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन में जो अपने परमिसिबल स्ट्रेंथ परमिट कर रखा है स्ट्रक्चर पे। तो ये निकल के आ जाएगा 200 अपॉन में 100, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने दो ले रखा है जाने अनजाने में, ठीक है। तो यही है, ये FC=FY/FS। तो ध्यान दीजिएगा ये लीनियर आया है। ये लीनियर क्यों आया है? क्योंकि आप जब माइल्ड स्टील के कर्व को देखेंगे तो माइल्ड स्टील का कर्व कैसा होता है, माइल्ड का कर्व अप टू यील्डिंग पॉइंट एकदम लीनियर होता है। ये हो गया यील्ड स्ट्रेंथ, ये सिग्मा Y इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। यील्ड स्ट्रेंथ तक ये जो पार्ट होता है कर्व का, ये एकदम लीनियर होता है, इलास्टिक होता है। तो ये जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा उसी तरह स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेन लीनियर है तो स्ट्रेस भी लीनियर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन लीनियर है तो स्ट्रेस लीनियर हो जाएगा अप टू सेफ लिमिट, अप टू मतलब यील्ड स्ट्रेस के नीचे कहीं। तो यील्ड स्ट्रेस अगर ये है तो मैंने फैक्टर सेफ्टी का अगर 2 ले रखा है तो
यील्ड स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा लगभग यील्ड स्ट्रेस से। तो कहीं यहाँ पे मैंने देख रखा था, इस पाथ में जाहिर सी बात है उस पाथ में भी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्राम स्ट्रेट लाइन आ गया एकदम, ये स्ट्रेस डायग्राम है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर है, क्योंकि हुक्स लॉ वैलिड है। मतलब हम लोग हुक्स लॉ क्यों वैलिड है, क्योंकि हम लोग इतना अंदर का बात कर रहे हैं, इतना नीचे का बात कर रहे हैं। मतलब इतना नीचे क्यों, इतना नीचे का बात कर रहे हैं, कहने का मतलब कि यील्ड स्ट्रेस से बहुत अंदर का बात कर रहे हैं। मतलब हमारा यील्ड स्ट्रेस जैसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद जो हमारा स्ट्रेस परमिसिबल आ रहा होगा वो लगभग बहुत कम, मतलब बहुत कम कहने का मतलब कि वो यील्ड स्ट्रेस से हाफ या हाफ से भी कम आ रहा होगा अगर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ दो लिया तो भी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत सेफ जोन में है, इसलिए वो इलास्टिक जोन में है, इसलिए वहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड हो रहा होगा। इसलिए स्ट्रेन लीनियर है तो स्ट्रेस भी लीनियर हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो है वो लीनियर है। तो इस पॉइंट पे इस स्ट्रेस से मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट तो आपको पता ही होगा, बेंडिंग फार्मूला जैसे पता है ना, बेंडिंग फार्मूला क्या होता है, m अपॉन में i इक्वल टू सिग्मा अपॉन में y। तो यहाँ से जो m निकालेंगे मोमेंट सिग्मा पर y इंटू आई, तो ये हो जाएगा हमारा बेंडिंग, तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे मैंने अप्लाइड मोमेंट लगाया था पिछले क्लास में, मैंने जब मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट का क्लास था उसमें मैंने बता रखा था कि मोमेंट जो होता है वो अप्लाइड मोमेंट होता है एक्सटर्नली, बेंडिंग मोमेंट बीम के अंदर इंटरनली डेवलप होता है। अब एक काम कीजिए, मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। मोमेंट आप इतना लगा सकते हैं ना, मोमेंट तो बीम पे एक्सटर्नली लगाना है, वो कुछ भी लगा सकते हैं आप, एकदम इनफाइनाइट कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन बीम का तो एक स्ट्रेंथ होगा ना कि एक पार्टिकुलर लिमिट तक ही वो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर पाएगा। अगर उस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद आपने फर्दर मोमेंट को बढ़ाया तो उसके बाद बेंडिंग मोमेंट नहीं बढ़ेगा, मतलब वो मैक्सिमम हो चुका है, रीच हो चुका है, और उसके बाद सीधा फेल्यूर हो जाएगा मेंबर का। तो वही जहाँ पे फेल्यूर हो रहा है मेंबर का, या फिर जिस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट हमारा नहीं बढ़ेगा, वही बेंडिंग मोमेंट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये मैक्सिमम मोमेंट है दैट अ बीम कैन रेजिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ये मैंने संक्षेप में बता दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस भी सेफ लगाया है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर किया है, तो ये स्ट्रेस होगा वो सेफ स्ट्रेस होगा। इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग बीम का जब आप मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको बोलेंगे सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपिटल M, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या होता है, मैंने बीम को अभी तक ऐसे लोड कर रखा है, इतना लोड लगाया है कि जो उसका स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस के अंदर है, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस तक ही है, मतलब यील्ड स्ट्रेस से भी बहुत अंदर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद। अब क्या कर रहा हूँ, मैं लोड को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे ही लोड को बढ़ाएंगे, व्हेन लोडेड फर्दर, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, लोड को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है स्ट्रेस जो है FC है, मतलब अभी फिलहाल FC है, मतलब कहीं यहाँ सेंटर जोन में है, यहाँ FC है, तो ये स्ट्रेस अब बढ़ना स्टार्ट होगा। और भी ये बढ़ते बढ़ते हो सकता है कभी ना कभी यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाए, जाहिर सी बात है। ये आप लोडिंग को बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी तो स्ट्रेस बढ़ते टॉप फाइबर पे बढ़ते FC के, ये FC जो है वो सिग्मा वाई तक पहुंचेगा। तो यही पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेस हमारा जो टॉप फाइबर पे ये FC से FY पहुंच गया, मतलब कि अब यील्डिंग पे पहुंच गया हमारा टॉप फाइबर। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में क्योंकि टॉप फाइबर पे यील्डिंग होने लगा, यहाँ पे यील्डिंग सिग्मा वाई तक हम लोग पहुँच चुके हैं, टॉप फाइबर में, इसका मतलब वो बीम टॉप फाइबर पे फेल कर गया। कहने का मतलब मैंने क्या बताया था, FY कहने का मतलब FY जैसे ही रीच किया उसके बाद अब स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, अब सिर्फ स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। अब FY रीच करने का मतलब, अब मैंने बताया था कि यील्डिंग रीच करने के बाद क्या होता है कि मटेरियल क्या होता है, उसको फेल कंसीडर कर लेते हैं। तो एक बात बताइए आप लोग, अब अभी तक स्ट्रेस सिर्फ FY के अंदर टॉप फाइबर पे FY पहुंचा है, लेकिन बाकी सब फाइबर पे क्या है वो, क्योंकि ये लीनियर क्यों रखा है, क्योंकि अप टू द यील्डिंग पॉइंट भी जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो लीनियर ही होता है, ठीक है। लीनियर होने के बावजूद जो है वो टॉप फाइबर पे FY पहुंच चुका है, मतलब टॉप फाइबर पे जो बीम है हमारा फेल हो चुका है, और बॉटम फाइबर पे भी जो बीम है हमारा वो फेल हो चुका है, अगर न्यूट्रल एक्सिस हमारा सेंटर में हुआ तो, जो कि है सेंटर में, ठीक है। अब एक बात बताइए, मटेरियल के सिर्फ दो फाइबर, जैसे कि ये बीम है हमारा, बीम का ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, तो इसके सिर्फ ये वाला पतला वाला फाइबर, यहाँ टॉप का दम पतला सा फाइबर, और ये बॉटम का पतला सा फाइबर सिर्फ फेल हो जाए तो ये पूरे मटेरियल को फेल बोल देंगे क्या? ये पूरा मटेरियल का जो फाइबर है ना, ये पूरे मटेरियल का फाइबर अभी यील्ड स्ट्रेस के अंदर ही है, लेकिन ये बस और टॉप और बॉटम फाइबर यील्ड स्ट्रेस पे पहुंचा है। तो क्या मटेरियल का फेलियर बोलना सही रहेगा क्या? ये RCC में हम लोग बोल देते हैं,
क्योंकि आरसीसी में फिर वो प्लास्टिक एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कंक्रीट होता है, ब्रिटल स्ट्रक्चर होता है। अब क्या किया मैंने, फर्दर लोडिंग स्टार्ट किया। आप ध्यान दीजिएगा, अब बीम पे फर्दर लोड अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो डब्ल्यू लोड है ना, उसको बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आता है उसको बोलेंगे यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब इस पॉइंट पे एफ वाई के करस्पॉन्डिंग आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बोलेंगे यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब इस स्ट्रेस डेवलप होने तक जितना बीम मोमेंट रेजिस्ट कर रहा होगा उसको बोलेंगे यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है, ये सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि लोड मैंने ज़्यादा लगा के रखा है, तो स्ट्रेस ज़्यादा आएगा तो मोमेंट भी ज़्यादा आएगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा। सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मैंने लोड को फर्दर बढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने अब डब्ल्यू लोड को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। अब और ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, टॉप का तो फाइबर एफ वाई तक पहुँच चुका था ऑलरेडी, टॉप का फाइबर तो एफ वाई तक ऑलरेडी पहुँच चुका था। अब टॉप का फाइबर तो एफ वाई पे ही रहेगा। अब उसके सारे नीचे के फाइबर एफ वाई तक पहुँचना स्टार्ट करेंगे। कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। अब मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस टेंशन कर्व मैंने मान रखा था जो स्टील के स्टडी में, वो चौथा जम्पसन जो था बाइलिनियर मान रखा था, वो बाइलिनियर क्या बोलता है कि हम यील्ड स्ट्रेस तक कर्व को एक लीनियर मानेंगे और यील्ड स्ट्रेस के बाद भी लीनियर मानेंगे, दो स्ट्रेट लाइन तक बना हुआ मानेंगे, लेकिन ये इलास्टिक होता है, ये पूरा प्लास्टिक होता है। अब उसके अच्छा बताइए, यील्ड स्ट्रेस तक पहुंचने के बाद आपको ऐसा लग रहा है क्या कि अब उसके बाद स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ स्ट्रेन बढ़ रहा है? स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। देखिए, ये स्ट्रेस डायग्राम है हमारा। स्ट्रेस डायग्राम में क्या होगा कि एफ वाई अब हो गया तो एफ वाई के बाद एफ वाई नहीं बढ़ेगा। जैसे टॉप फाइबर पे एफ वाई रीच कर चुका है इस डायग्राम में, तो अब लोड को बढ़ाएंगे भी तो एफ वाई से ज़्यादा नहीं होगा कुछ, ये एफ वाई ही रहेगा। लेकिन बॉटम का फाइबर जो है, ये बॉटम का ये वाला फाइबर, ये एफ वाई के बराबर नहीं है। अभी एफ वाई कहीं यहाँ पे है, तो एफ वाई जब कहीं यहाँ पे है तो ये इसके बराबर होना चाहेगा। ये बॉटम का फाइबर भी बोलेगा कि हम भी एफ आई तक पहुंचेंगे। तो ये लोड ऐसे इस तरीके से बढ़ रहा है कि ये बॉटम, इसके नीचे का जस्ट फाइबर जो है वो कुछ समय के बाद एफ आई तक पहुंच जाएगा। फिर ये नीचे का फाइबर बोलेगा कि नहीं, हमको भी एफ आई तक पहुंचना है, तो ये भी धीरे धीरे करते करते एफ आई तक ये भी पहुंच जाएगा। फिर उसके नीचे का फाइबर बोलेगा कि हमको भी एफ आई तक पहुंचना है। धीरे धीरे करते करते सारे फाइबर जो है ये एफ आई तक पहुंच जाएंगे, ऊपर से भी और नीचे से पहुंचते जाएंगे, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली होते रहेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेस ऊपर भी नीचे भी, बॉटम और टॉप दोनों स्ट्रेस में दोनों साइड में बढ़ता है। उसके बाद अब आप ये समझ में गए होंगे कि इसका डायग्राम ऐसा क्यों आया है। मतलब ये एफ वाई यहाँ तक है, एफ वाई यहाँ तक है। क्यों? क्योंकि मैंने लोड इतना ज़्यादा लगा के रखा है कि टॉप का फाइबर तो एफ वाई पे था ही, बॉटम का फाइबर भी एफ वाई पे पहुँच गया, इसका भी एफ वाई पे पहुँच गया। पहुँचते 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 एक पार्टिकुलर लिमिट ऐसा रीच किया कि एक खास पॉइंट तक जो है वो स्ट्रेस है वो एफ आई तक पहुंच चुका है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद आप आप दिमाग में विजुअलाइजेशन बनाइएगा कि देखिए, यहाँ पे भी यील्डिंग हो गया, यहाँ पे भी यील्डिंग हो गया, यहाँ पे भी यील्डिंग हो गया, यहाँ पे भी, इसका हर फाइबर ऊपर से नीचे से यील्ड कर चुका है, हर फाइबर यील्ड कर चुका है। बीच का कुछ सेंट्रल पार्ट बाकी है जिसको यील्ड करना बाकी है। अब बताइए, इतना पूरे मटेरियल का इतना छोटा सा पार्ट यील्डिंग के लिए बाकी रह गया है, तो आपको लगता है क्या उतना छोटा सा पार्ट यील्ड करेगा? उतना छोटा सा पार्ट सीधा उसका रिजिड बॉडी रोटेशन हो जाता है। कहने का मतलब सीधा टक्कर से फेलियर हो गया। जैसे कि आप एक काम कीजिए, जैसे कि उसका एग्जांपल देखने के लिए क्या कीजिए, आप किसी चीज़ को, आप किसी भी मटेरियल को, जैसे लकड़ी हो गया या फिर स्टील ही हो गया, उसको एक साइड से ऐसे आरी से काटिएगा, काटते काटा, फिर इधर से काटिएगा, काटते फिर काटते काटा। अब जब काटते काट चुके हैं तो अब एक जगह क्या कीजिए, स्टील को बिना काटे ही ऐसे बेंड करने का आप मतलब बेंड कीजिए। बेंड जब कीजिएगा तो ये देखिएगा कि वो माइल्ड स्टील जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे होंगे वो यील्ड करेगा, मतलब वो फैलेगा, ऐसे मोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं। अगर वो इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए बशर्ते, तो वो टूटेगा नहीं, वो ऐसे ऐसे यील्ड करेगा। लेकिन जैसे ही आपने दोनों साइड से ऐसे कट मार रखा है, कट मार रखा है, कट मारने का मतलब मैंने बस कट मार के ऐसे पहुंचा दिया कि बस पतला सा धारी अभी से बचा हुआ है टूटने के लिए। मैंने मतलब कि सारे फाइबर को फेल कर चुका है काट के, बस पतला सा धारी बचा हुआ है। अब जैसे ही आप इसको मोड़ेंगे तो टक से करके टूट जाएगा। कहने का मतलब अब वो लोड को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, अब वो यील्डिंग नहीं स्टार्ट करेगा, जैसे कि वो फू करके मोड़ना स्टार्ट हो रहा नहीं, वो सीधा उसके अंदर प्लास्टिक रिजिड बॉडी रोटेशन हो जाएगा। मैंने रिजिड बॉडी रोटेशन ऑलरेडी बता चुका है वो क्या होता है। वो बिना किसी मतलब अब फर्दर रेजिस्टेंस के टक से टूट जाएगा। तो अब उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट रीच कर गया बीम का। मतलब इसको बोलते हैं कि प्लास्टिक स्टेट रीच कर गया बीम का। कहने का मतलब कि सारा फाइबर उसका फेल हो चुका है, बस सेंट्रल कुछ फाइबर बाकी है जो कि फेल करना बाकी है, लेकिन वो इतना कम होता है। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखा रखा है ना, ये वाई डिस्टेंस, इसी को मैंने उस एजम्पशन में लगभग 0 के अप्रोक्सीमेट दिखा रखा था, क्योंकि ये बहुत कम होता है। इसलिए इसके डायग्राम को कभी कभी ऐसा भी बनाया जाता है, जो मैंने ऐसा बना रखा है, ऐसे करके
वो ऐसे ना बना के सीधा आप डायग्राम को ऐसे करके ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये जो वाई है ना इतना इतना कम होता है कि लगभग सारा मटेरियल ही एफ वाई तक पहुंचता है धीरे धीरे करके, ऐसा मानते हैं। ये आइडियल होता है, ये हमारा एक्चुअल होता है। तो इसलिए मैंने बोला ऐसा कि अगर फर्दर लोडिंग स्टार्ट किया तो एफ वाई सारा यील्ड स्ट्रेस, सारा मटेरियल फाइबर का यील्ड स्ट्रेस तक पहुंचेगा। लेकिन स्ट्रेन में क्या हो रहा होगा, अब ध्यान दीजिएगा, इस स्टेट पे इसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट, इसी स्टेट को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट, क्योंकि हम लोग मटेरियल के ना बीम के हर एक फाइबर को यूटिलाइज किए, हर एक फाइबर को उसके यील्ड स्ट्रेस तक पहुंचाए। ठीक है, जो कि स्टील आरसीसी में हम लोग नहीं करते थे। आरसीसी में कोई प्लास्टिक एनालिसिस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग हर फाइबर से मतलब नहीं रखते थे। हर फाइबर यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच ही नहीं सकता है। अब कैसे नहीं पहुंच सकता है वो भी आगे देखेंगे। देखिए होता क्या है, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम अच्छा एक बात बता दीजिए, ये जो इस स्टेट को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट, इस स्टेट पे अगर आप मोमेंट कैपेसिटी निकालते हैं, इसका इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन। मतलब इतना फाइनल मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट, इतना फाइनल मोमेंट कोई बीम एक बीम रीच कर सकता है बिफोर फेल्योर। मतलब फेल्योर होने से पहले इतना ज़्यादा मोमेंट ये बियर कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। एमपी से डिनोट करते हैं इसको। तो याद रखिएगा तीनों को, तीनों का सीक्वेंस पता है। ये ज़्यादा होगा क्योंकि लोड और ज़्यादा बढ़ा कर रखा है मैंने, इस उसके बाद होगा, ये सबसे कम होगा सेप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इसी स्ट्रेस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन डायग्राम देखिए। ये स्ट्रेन डायग्राम अभी भी लीनियर है, क्योंकि ये हमारे एजम्पशन में था। क्या? बर्नौली एजम्पशन में। बर्नौली ऐसा बोलता था कि ये टिल फेल्योर तक, बस इसी बात का मैं इंतजार कर रहा था, वहाँ पे वैसा बोला था कि वो आगे देखेंगे। टिल फेल्योर तक जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो लीनियर ही होगा हमारा। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में भी जब आपका स्ट्रेस जो होगा परमिसिबल स्ट्रेस के पास था, मतलब कि स्टिल यील्ड स्ट्रेस से बहुत अंदर था, फिर भी हमारा स्ट्रेन डायग्राम लीनियर था। जब आपका बीम फेल कर चुका है, एकदम टक से करके फेल हो चुका है, उसका प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी रीच कर चुका है, प्लास्टिक मोमेंट रीच कर चुका है, वो सारा भी उसका एक एक फाइबर फेल कर चुका है, तब भी जाके उसका जो स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर ही है। और लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात बताया था कि जब आप यील्ड स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस बढ़ाएं, मतलब लोड बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे, स्ट्रेस नहीं बढ़ा था, वो एफ आई के बाद एफ आई तक ही रहेगा, बॉटम का कम था तो इसलिए ये बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेन तो बढ़ रहा होगा ना, जैसी बात है। अगर इस पॉइंट तक, अगर इस यहाँ का स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे ना आप, यील्डिंग पॉइंट तक, उसका स्ट्रेन डायग्राम सिर्फ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। और जो ये स्ट्रेन होता है वो यील्ड स्ट्रेस से करस्पॉन्डिंग होता है, जिसको ईवाई बोलते हैं, इसी को ईवाई बोलते थे। ये देखिए, ये हमारा यील्ड पॉइंट हो गया, ये यील्ड स्ट्रेस हो गया। यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को इसी को बोलते हैं ईवाई, मतलब इलास्टिक स्ट्रेन यहाँ तक। उसके बाद तो प्लास्टिक स्ट्रेन स्टार्ट हो गया हमारा, वो रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि उसके बाद प्लास्टिक स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेस नीचे का बढ़ा रहे होंगे, लोड बढ़ा रहे होंगे, तो स्ट्रेस बढ़ रहा होगा। स्ट्रेस तो नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेन तो बढ़ रहा होगा कंटिन्यूसली ना। तो स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते देखिए, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा होगा। अगर ये कर्व आपका सिर्फ यहाँ तक ही होता, अगर ये कर्व आपका यहाँ तक ही होता, मतलब कहने का मतलब कि ये रीजन अगर आपका 6 EY से कम निकल के आता, 5 to 6 EY से कम निकल के आता, अगर यहीं तक ही होता, तो आपका ये स्ट्रेस रीच कर पाता क्या यहाँ तक यील्ड स्ट्रेस रीच करने से पहले ही ये मेंबर कहीं ना कहीं फेल कर जाता। मतलब अब क्या होता कि टॉप फाइबर कोलैप्स कर जाता, मतलब सारे फाइबर का यील्डिंग नहीं हो पाता, टॉप फाइबर कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाता, उसके बाद बॉटम फाइबर यील्ड करना स्टार्ट करता। लेकिन हमको जैसा, तो इसलिए जो एजम्पशन है उसमें मैंने मान रखा था कि ये जो इसका प्लास्टिक स्ट्रेन होना चाहिए वो 6 EY से कम नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया कि मतलब 6 EY से कम नहीं, मतलब इतना काफ़ी स्ट्रेन इसके पास परमिसिबल, मतलब इसके पास एक सेफ्टी ऑफ फैक्टर का स्ट्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ही स्ट्रेन तक जाके ये मटेरियल फेल कर जाए। तो ऐसा जब होगा तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कि जब ये सारा मटेरियल को यील्ड करने सारा फाइबर को यील्ड करने तक ये जो टॉप फाइबर में स्ट्रेन होता है वो 5 से 6 EY के करस्पॉन्डिंग पहुँच जाता है। यही ध्यान दीजिएगा कि ये पार्ट जहाँ तक टॉप फाइबर में जहाँ तक सारे फाइबर में एफ आई स्ट्रेस पहुँच चुका था, यील्ड स्ट्रेस रीच कर चुका था, उसके बाद जैसे ही वो ब्रेक हो रहा था, मतलब जैसे फेल के करस्पॉन्डिंग फेल के करीब पहुँच रहा था, तो बचे हुए पार्ट में क्या हुआ, बचे हुए पार्ट में डायग्राम जो है वो हमारा लीनियर है। लीनियर करने का मतलब अभी भी ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है ना वाई, ये गैप बहुत छोटा होता है, इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वही जो है यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जहाँ पे ये अब हुक्स लॉ वैलिड होने लगा, जहाँ से उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा वो हमारा EY निकल के आता है। तो ये क्लियर है, क्लियर। इसको बोलते हैं स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट। तो ये फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे भी स्ट्रेन डायग्राम जो है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन वो लीनियर ही होगा, और इसका ये जो टॉप फाइबर होगा वो 5 to 6 EY के बराबर इसके अंदर स्ट्रेन आ चुका होगा।
तो ये हमारा हुआ दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये पूरे प्लास्टिक एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन, ये याद रखिएगा। हमारा सबसे ज़्यादा काम आने वाला है ये, क्योंकि प्लास्टिक चैप्टर है ये। अब तो इन तीनों का कंपैरिजन भी याद रखिएगा, तीनों का मतलब भी याद रखिएगा। कौन कितने लोड पे है, कौन कम लोड पे है, कौन ज़्यादा लोड पे है, किसमें टॉप फाइबर पे सिर्फ यील्डिंग हुआ है, किसमें सारे फाइबर पे यील्डिंग हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। तो सारा अब इसी का सारा एनालिसिस आगे पूरे चैप्टर में, सारा यूज एप्लीकेशन सभी चीज़ आगे वाले चैप्टर में आने वाला है। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए लेक्चर को, अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए इंतजार कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोज़ डालते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।